बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट लेंगे ईएमएस के थर्ड लेक्चर का। इससे पहले के डे 1 डे 2 के लेक्चर में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन से लेके हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट को। हमने डिस्कस किया स्टेज 1 स्टेज 2 ऑडिट को, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्केड्यूल को। इसके अलावा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो देखी थी, ऑडिटर की, लीड ऑडिटर की, और ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स देखे, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द ऑडिट देखी। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने लास्ट डे 2 के लेक्चर को छोड़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑब्जर्वर। अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑब्जर्वर क्या है। तो इससे पहले के दोनों लेक्चर्स में काफी मर्तबा हमने ऑब्जर्वर को डिस्कस किया कौन है। नॉर्मली ये जो इंडिविजुअल होता है ये आपका असाइन करता है आपका ऑडिट क्लाइंट। इसका जो बुनियादी बेसिक पर्पस है इस ऑडिट प्रोसेस के अंदर वो ये है कि ये ऑडिट प्रोसेस को ऑब्जर्व करे। अब जब इस ऑडिट प्रोसेस को ऑब्जर्व करेगा तो दो बातें, ये किसी भी तरह से इसका इन्फ्लुएंस जो है वो ऑडिट प्रोसेस के ऊपर या ऑडिट टीम के ऊपर नहीं आना चाहिए, और ना ही ये किसी एक्टिविटी के अंदर कोई पार्ट, कोई रोल जो है वो प्ले करेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्टिंग ऑडिट। जो ऑब्जर्वर है उसने ऑडिट कंडक्ट करने में कोई रोल प्ले नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ साइलेंटली चीजों को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व ऑल ऑडिट एक्टिविटीज विद ड्यू प्रोफेशनलिज्म। ड्यू प्रोफेशनलिज्म क्या है कि वहां पर जो सिस्टमैटिक वे में चीजें हो रही हैं, ऑडिट एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, उनको ऑब्जर्व करे प्रोफेशनली। उनके अंदर किसी तरह के डिलेज, किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट, किसी तरह की डिस्टरबेंस, किसी तरह के इंटरप्शन का सबब ना बने। देन बी प्रेजेंट इन ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एनी इंटरम मीटिंग्स। ओपनिंग और क्लोजिंग मीटिंग में भी होगा, और उसके अलावा कोई भी एनी इंटरम मीटिंग्स आ जाती हैं आरजी, इब्तदाई या स्केड्यूल से हट के, तो उन तमाम तर मीटिंग्स में ये इन्वॉल्व होगा। क्योंकि जब तक इसको पता नहीं चलेगा ओपनिंग मीटिंग से कि एग्रीड अपॉन क्या है या क्लोजिंग मीटिंग से कि एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है, तो वो चीजों को उस तरह से ना तो मैनेज कर सकेगा, ना चीजों को लेके चल सकता है। उसके बाद हमारे पास अगला इंडिविजुअल जो है जिसके रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो है ऑडिट गाइड, बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या करता है कि बेसिकली एक अपॉइंटेड पर्सन है आपके पास, किसकी जानिब से, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपके लिए अपॉइंटेड पर्सन है। और इसका मेन रोल क्या है कि ये जो है वो प्रॉपर एक्सेस दे सके, किसको, और टीम ऑफ ऑडिटर्स को, ऑडिट टीम को कंप्लीट एक्सेस दे सके या प्रोविजन कर सके तमाम तर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज तक, जो कि सेट क्राइटेरिया के तहत एग्रीड अपॉन है कि उन तक और टीम ऑफ ऑडिटर्स की एक्सेस जो है वो होनी चाहिए। पहला पॉइंट, गाइड्स अपॉइंटेड बाय द ऑडिटी, कि ये जो गाइड्स हैं ये कौन करेगा, ये ऑडिटी। ऑडिटी से मुराद मैं पहले भी बता चुका हूं, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जिसकी क्या सीन है कि जिसके अंदर आपके पास ऑडिटी है, कि जिसका ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसको हम ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। Their responsibilities should include the following। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनमें ये चीजें जो हैं ये शुमार होनी चाहिए। असिस्ट
the auditors in identifying particular process owners. ये मदद देगा ऑडिटर्स को किस चीज में, कि जितने भी पर्टिकुलर प्रोसेस ऑनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, कि इस ऑडिट प्रोसेस के दौरान बहुत सारे प्रोसेस ऑनर होंगे, उनके बारे में जानकारी क्यों जरूरी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन या उनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है। बेसिकली वो लोग पार्ट प्ले करेंगे किसमें, इंटरव्यूज में, एविडेंसेस हमें उनसे कलेक्ट हो सकते हैं, तो ये ऑडिटर्स को मदद करेंगे। अरेंजिंग एक्सेस टू स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ द ऑडिटी, के कोई स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहां तक पहुंचने के लिए एक ऑडिटी को तो ऑडिट टीम को तो नहीं मालूम कि कौन सी चीज कहाँ पे है या कौन सी लोकेशन इंटरनली कहाँ पे है, तो उस पर्पस के लिए क्या होगा कि ये एक्सेस अरेंज करेंगे उन स्पेसिफिक लोकेशंस का जहां पे ऑडिटी जो है वो ऑडिटी की मौजूद है, और जिस जगह से एविडेंस कलेक्शन होनी है या जिस जगहों को ऑब्जर्व करना है या जिन चीजों को इन्वॉल्व करना है उस ऑडिट प्रोसेस के अंदर। देन इंश्योरिंग लोकेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर। उसके बाद क्योंकि आपके जो ऑडिटर्स हैं बेसिकली दीज आर विजिटर्स फॉर दैट वर्क प्लेस, दैट लोकेशन, वो आपकी लोकेशन के लिए विजिटर्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। तो ऐसी सूरत में जो सिक्योरिटी है और जो सेफ्टी है उस लोकेशन की, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इसी गाइड पे आयद होती है कि वो वहां पर परफॉर्म होने वाले ऑडिट को सेफ और सिक्योर भी रखे। देन विटनेसिंग द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिटी, और इसका दूसरा एक अहम काम ये होगा कि ये अपनी ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर उस सारे ऑडिट को विटनेस भी कर रहा है, उसका गवाह भी है, ये उस चीजों को देख भी रहा है कि जो ओपनिंग मीटिंग में प्लान दिया गया था, उस जिसके ऊपर एग्री हुई थी तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम तर इंटरेस्टेड पार्टीज, तो आया ये चीजें वैसे ही चल रही हैं या कि नहीं। असिस्ट ऑडिट टीम इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेड या नॉन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन उन्हें रिक्वायर्ड है, इंटरव्यूज परफॉर्म करना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें भी ये जो गाइड होगा ये अपना रोल प्ले करेगा ताकि तमाम तर चीजें जो हैं वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन की शक्ल में इस ऑडिट टीम तक पहुंच सकें। नेक्स्ट आता है ऑडिट प्रिंसिपल्स। अब इस ऑडिट प्रिंसिपल में इंटीग्रिटी, फेयर प्रेजेंटेशन, ड्यू प्रोफेशनल केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिपेंडेंस, एविडेंस बेस्ड अप्रोच और रिस्क बेस्ड जो ऑडिटिंग है वो होती है। तो 7 तरह के जो आपकी रिस्क बेस्ड जो है वो आप ऑडिटिंग करते हैं। बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स हैं, एक इसके अंदर मिसिंग है यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन एक इसके अंदर प्रिंसिपल मिसिंग है जिसको रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग बोलते हैं। 7 चीजें जो हैं ये किसी भी ऑडिट के अंदर ये उसके प्रिंसिपल है, उसका असूल है। सबसे पहले नंबर पर क्या है, इंटीग्रिटी, कि ऑडिट का एक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिपेंडेंट भी है, जो सिस्टमैटिक भी है और जिसकी वर्थ भी है। तो इस इंटीग्रिटी को, इसके वकार को कायम रखने के लिए आपने जब भी ऑडिट परफॉर्म करना है तो चीजों को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। देन फेयर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन 2 तरह की होती है। एक तो ये फेयर प्रेजेंटेशन है कि जो चीज जैसी है वो वैसी बतलाई जाए, कि वो उसमें नॉन कंफर्मिटी है या कंफर्मिटी है वो वैसी बताई जाए। और उसके बाद दूसरे मानों में फेयर प्रेजेंटेशन ये होगी कि जो कंक्लूजन्स, जो आउटकम्स आपके पास आपके सामने आए हैं, तो वो आउटकम्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वो इस तरह से प्रेजेंट किए जाएं ताकि जो ऑडिटी
ऑर्गेनाइजेशन है और जो ऑडिट क्लाइंट है उसको अंडरस्टैंडिंग में मदद मिल सके। देन ड्यू प्रोफेशनल केयर। ड्यू प्रोफेशनल केयर क्या होती है जी? कि जितने भी प्रोसेस हैं और जितने भी प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे इस ऑडिट प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर चीजों को जो है वो प्रोफेशनली देखा जाए। मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा जाए कि उसके अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हमारे सामने है, उसके अंदर ये चीज वाजे तौर पर हो कि तमाम तर चीजों को प्रोफेशनली लेके चला जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उस टाइम पे कलेक्ट हो रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उस ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्ट हो रही है, वो सारे की सारी जो है वो अमानतन अपने पास रखेंगे। ठीक है, वो अमानतन अपने पास रखेंगे कि किसी के साथ भी वो उसको शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिसके साथ वो शेयर करें वो उसका कंपटीटर हो। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहे वो अच्छी है या बुरी है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और उसको कहीं पे भी शेयर किसी भी स्टेज पे नहीं किया जाएगा। देन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का ये सीन होता है कि आपका जो ऑडिट प्रोसेस है वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, ना इंटरनली इन्फ्लुएंस्ड हो, ना ही एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस्ड हो। ठीक हो गया? बल्कि इंटरनली क्या हो सकता है, वहां पे ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका असर ना आए। एक्सटर्नली क्या है, जो ऑडिट क्लाइंट है वो हो सकता है। देन एविडेंस बेस्ड अप्रोच। उसके बाद ऑडिट की तमाम तर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए जो उसके अंदर हम आउटकम्स की तरफ जाएंगे, जो उसकी फाइंडिंग्स की तरफ जाएंगे, कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे, वो एविडेंस बेस्ड होने चाहिए कि हर चीज का आपके पास वहां पर एविडेंस शवाहिद जो है वो होने चाहिए। एविडेंसेस वहां पर जितने भी हैं वो सारे के सारे वहां पर मौजूद हों। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो सारी चीजें जो हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी होगी, और ट्रेसेबिलिटी से सिस्टम हमेशा आगे बढ़ते हैं। और लास्ट थिंग जो इसमें मिसिंग है वो होता है रिस्क बेस्ड अप्रोच। रिस्क बेस्ड अप्रोच ये होती है कि आया इस ऑडिट एक्टिविटी से सिस्टम के लिए तो कोई रिस्क तो नहीं जनरेट हो रहे, या जो एक्टिविटीज ऑडिट की परफॉर्म होंगी इससे किसी भी सूरत कोई ऑर्गेनाइजेशन को या उसके प्रोसेसेस को कोई खतरा लाक तो नहीं है। तो ये तमाम तर प्रिंसिपल्स को आप मद्देनजर रखेंगे being an auditor, being a lead auditor during all the audit process. Next, auditor personal attributes. अच्छा, ये जो ऑडिटर्स पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं ये ऐसे ही हैं जैसा कि आप अक्सर जगहों पर देखते हैं कुछ लोगों के अंदर ऐसी स्किल्स होती हैं कि उसके नतीजे में क्या होता है कि ऐसी स्किल्स सामने आती हैं कि जिनके नतीजे में अब काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं लेकिन वो बाकियों से हट के होते हैं। ठीक हो गया जी? तो इसी तरह किसी भी ऑडिटर के जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं या बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? एक, एथिकल, अखलाकियात का ख्याल रखे, वो अखलाकी तौर पर बेहतर तरीके से बिहेव करे। कॉन्फिडेंट हो, उसको पता हो कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं और मेरी एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, कॉन्फिडेंट होगा ना। जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगा, अब मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा हूं, मुझे ये नहीं मालूम
कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है और मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, मैंने किस हद तक नॉलेज की डेप्थ में जाना है, किस हद तक नहीं जाना, अभी का नॉलेज का मेरा लेवल क्या होना चाहिए और मैं किस हद तक जा सकता हूँ, किस हद तक पढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरा एक कॉन्फिडेंस है। ठीक हो गया। तो इसी तरह टीम ऑफ जो ऑडिटर्स होंगे उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कितनी जो है अपनी जो एबिलिटीज हैं वो कितनी ज्यादा वो स्ट्रेच कर सकते हैं और कितना वो बेहतरली इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। देन ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड ये होता है कि जब तक के आखिरी एविडेंस ना मिल जाए और उसकी ट्रेसिबिलिटी ना मिल जाए और एवेल्युएशन के बाद और उस ऑडिट को कंसीडर ना कर लिया जाए और उसके बिहाफ पे जो फाइंडिंग्स आए और फिर कंक्लूजन आए, तब तक किसी भी तरह का डिसीजन ना ले, तब तक किसी भी तरह का माइंड सेट ना बनाए, बाइस्ड ना हो जाए पहले से ही। फिर डिप्लोमेटिक को थोड़ा बहुत चीजों को घुमा फिरा के आगे पीछे करके चला सकता हूँ। उसके अलावा ऑब्जर्वेंट हो। ऑब्जर्वेंट से मुराद ये है कि टिपिकली स्टिक ना रहे कि जो चीज है बस वो जो सामने आ गई देख ली, नहीं आई तो खत्म कहानी खलास, ऐसा नहीं हो। बल्कि एक ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो जिन चीजों पे स्टिक है, जो मेन चीजें हैं, जो वाइटल चीजें, उसके अलावा ट्रिवियल वन के ऊपर भी वो नजर रखे। ट्रिवियल वन के ऊपर भी वो नजर रखे। अगर वो ट्रिवियल वन के ऊपर भी नजर नहीं रखता तो उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी तगड़ी नहीं मानी जाएगी। देन परसेप्टिव, चीजों को परसीव करे, उसकी परसेप्शन अच्छी हो, वर्सटाइल हो, एक थकी हुई एक तरह की सोच, एक तरह के रवैयों के और एक तरह के बिहेवियर पे काम ना करता हो, बल्कि मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ स्टाइल, मुख्तलिफ चीजों के मुताबिक उसको परफॉर्म करना, उसको समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली जो है परफॉर्म करना चाहिए। देन टेनेशियस। टेनेशियस में क्या होता है कि उसका होल्ड होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, जो एक्टिविटी ऑडिट की परफॉर्म कर रहा है उसका होल्ड हो। किसी भी टाइम डॉक्यूमेंटेशन में या ऑब्जर्वेशंस में, एविडेंस कलेक्टिंग में किसी भी सूरत उसका होल्ड जो है वो वहां से उठना नहीं चाहिए। तो उसका मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर होल्ड हो। नेक्स्ट हमारे साथ आता है ऑडिटर पर्सन एट्रीब्यूट्स में आगे डिसिसिव हो। ठीक है, उसको डिसीजन और इन चीजें की मालूम हो कि किस तरह से चीजों को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि रिजिड हो और चीजों को समझ ही ना पाता हो, चीजों को बांप ही ना सकता हो। तो वो सारी चीजें जो हैं इसके अंदर जो हैं वो देखी जाएंगी। देन सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट और ओवर कॉन्फिडेंट जो है ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है। और उसको जो है ना उसमें क्या है कि उसको पता हो कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं दुरुस्त कर रहा हूं। ठीक है, वो ऐसे ही होगा। और वो उसको कहां से यकीन आएगा? अपनी नॉलेज से, अपनी कॉम्पिटेंस से, अपने एक्सपीरियंस से उसको मालूम पड़ेगा कि जो चीज मैं जो है जैसे है जो कर रहा हूं वो किस तरफ से और कैसे चल रही है, इसके ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। एक्टिंग विद फॉर्टिट्यूड, और उसकी जो एक्शंस हैं वो आगे बढ़ते हुए चले जाएं और वो चीजों को बेहतर बेहतर सिमत में लेके जाएं। किसी भी सूरत ऐसी चीज ना आए कि जो उसको रोक डाले, जो उसको रोक डाले। अच्छा जी, अब आगे इसके अंदर अगली नेक्स्ट उसकी क्या पर्सनल एट्रीब्यूट हो सकता है? ओपन टू इम्प्रूवमेंट। वो चीजों को बांपे जहां पे उसको ये फीलिंग आती है कि आई नीड इम्प्रूवमेंट इवन इन द ऑडिट प्रोसेस, तो वो सीखे, चीजों को आगे लेके चले। कल्चरली सेंसिटिव हो, उसको मालूम हो कि किन कल्चर्स में कैसा हो रहा है और वो किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ऑडिट हो रहा है गल्फ कंट्री में और ऑडिटर जो है वो आया है यूरोप से या अमेरिका से, तो उसको कल्चर का मालूम होना चाहिए ताकि कल्चरली जो सेंसिटिव चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर। कोलैबोरेटिव हो, अपनी टीम के साथ टीम वर्क के ऊपर बिलीव रखता हो, उनको सपोर्ट करे, उनके सपोर्टिव एंड पे हो और चीजों को कंक्लूजन की तरफ लेके जाए।
नेक्स्ट है जी, ये जो रेफरेंस इसने दिया ISO 19011, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो चीजें मैंने बतलाई हैं, इनकी डेफिनेशंस आप कह सकते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी जो मैंने डिफाइन की है, बेसिकली ये ISO का ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर स्टैंडर्ड है 19011। उसके अकॉर्डिंगली जो भी ऑडिटर होगा उसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स यही होने चाहिए जो मैंने आपके साथ बयान किए हैं या जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑडिटर स्किल्स, ऑडिटर प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड। अब रियल टाइम इन्वायरमेंट तो मैं हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो VILT है, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग है। तो इसमें हम जो मॉक ऑडिट है वो लास्ट डे के लिए छोड़ेंगे। तो अभी हम इसको लेके देखते हैं कि हमें जब हम ऑडिट करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। ठीक है, हमने जब ऑडिट परफॉर्म करना है तो किन चीजों को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि एक ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है, सबसे पहले अप्लाई ऑडिट प्रिंसिपल्स इफेक्टिवली। जो 7 ऑडिट्स हमने डिस्कस किए हैं वो अप्लाई हो। प्लान एंड ऑर्गेनाइज ऑडिट। टाइम स्केजुलिंग होनी चाहिए, जो हमने स्केजुअल पढ़ा था, और आपको याद होगा कि ऑडिट स्केजुअल इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान, although it is a different document, but do remember that time schedule is a part of audit schedule is a part of audit plan. Prioritize and focus, चीजों को अहमियत के एतबार से सामने रखते हुए और फिर उसके साथ टिक जाएं। इंटरव्यूइंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग एंड रिव्यूइंग। अंडरस्टैंड एंड कंसीडर द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। जो पिछली सारी बातें हुई हैं, अब वो बीइंग एन ऑडिटर वो रिवाइज हो रही हैं कि ये आपने सारी करनी है। कब करनी है? जिस टाइम पे आप प्रैक्टिकली ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन, जब मैंने पॉपुलेशन और सैंपल के ऊपर बात की थी। इफेक्टिव चेकलिस्ट प्रिपरेशन, जो चेकलिस्ट है आपको याद होगा, चेकलिस्ट के टॉपिक के ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि चेकलिस्ट इफेक्टिव कैसे होगी, और उसके बाद हमने देखा था कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं चेकलिस्ट के यूजेज के। और तीसरी चीज हमने यही देखी थी कि जो प्रिपरेशन ऑफ चेकलिस्ट है वो किस तरह से की जाए कि हमारे सामने एक इफेक्टिव चेकलिस्ट आए जो हमें भरपूर मदद दे उस प्रोसेस, उस काम के अंदर। ऑडिट एविडेंस लोकेशन जो है वो डिसाइड करनी है कि किस जगह पे और कैसे, वो मालूम होनी चाहिए। collect and verify information, situational awareness, prepare and use work documents, document audit findings, prepare audit reports, communicate effectively, understand the types of risks associated with auditing. अंडरस्टैंड क्या करें? टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ऑडिटिंग। मैंने क्या बोला था? सेवंथ प्रिंसिपल है आपका, सेवंथ प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है कि रिस्क बेस्ड जो है ना, रिस्क बेस्ड अप्रोच के साथ जो है वो आपकी ऑडिटिंग जो है वहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स क्या है, क्या कह रहे हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, रिकॉग्नाइजिंग द हायरार्की ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, कि किस तरह से डॉक्यूमेंट रेफरेंस हैं, उनकी हायरार्की क्या है, सबसे पहले क्या है, फिर कौन सा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा, और सो ऑन कैसे चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ द रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट ऑडिट सिचुएशन के अंदर हम रेफरेंस कैसे करेंगे। अब सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है, याद आपने क्या रखनी है कि सबसे पहली चीज होती है ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे बोला कि हमने EMS अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑडिट परफॉर्म करना है। मैं कहता हूं ओके फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क फॉर, I will seek for organizational context, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ऑडिट करना चाह रहा हूं उसका ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट क्या है। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्टेक्ट किया, मैं कहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज शेयर योर ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स क्या हैं,
गवर्नेंस कैसी है? गवर्नेंस से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसको रूल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, वो बॉडी कैसे है और किस तरह से वो चीजों को लेके जा रही है। साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, फंक्शंस और रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक हो गया। और उसके बाद जनरल बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसके जनरल बिजनेसेस क्या हैं, और वो वो किस तरह से जो है वो काम कर रहा है, कैसे, कि क्या क्या एक्टिविटीज है उनके बिजनेस से रिलेटेड, और वो किस मैनेजमेंट जो थीम है उसको लेके वहां पर चल रहे हैं। नेक्स्ट, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिटी। इसके बारे में मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए कि जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका कल्चरल या सोशल जो है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, कि किस तरह से ये लेके चल रहे हैं, किस कल्चर के साथ ये अटैच्ड हैं, और सोशली चीजें किस तरह से इस ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की चल रही हैं। तो ये यहाँ पर भी ऑडिटर स्किल्स के हवाले से जो बात कर रही है कर रहा है, तो ये विद रेफरेंस टू ISO 19011, जो कि एक सेपरेट स्टैंडर्ड है टिपिकली इस मकसद के लिए कि ऑडिटिंग कैसे परफॉर्म की जाती है किसी भी जगह पे, ये गाइडेंस देता है ऑडिटिंग के ऊपर। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने देख लिया कि एक ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करते हुए हमने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट देख लिया कि क्या क्या है जी, नेचर, वर्क प्लेस, स्कोप, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सब सब देख लिया। अब उसके बाद क्या है कि एप्लीकेबल लीगल एंड कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इसकी एप्लीकेबल इसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, कि लीगली ये किस किस चीज के अंदर आ रही है, और उसके बाद जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ऑडिट क्लाइंट के साथ, वो उसके अंदर इसके ऊपर क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं जो इसने पूरी करनी है। तो देखिए, लॉज एंड रेगुलेशंस एंड देयर गवर्निंग एजेंसीज, मतलब आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी रेगुलेटरी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट क्या है, देन बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी क्या यूज हो रही है, किसको फॉलो किया जा रहा है, देन कंट्रैक्टिंग एंड लाइबिलिटी, कि इसने जो ऑडिट क्लाइंट के साथ कंट्रैक्ट किया और उस कंट्रैक्ट के नतीजे में लाइबिलिटी क्या आई, ये कैसे होती है और कैसे आती है। देखिए कि जिस टाइम पे एक कंट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑडिट क्लाइंट से काम लेती है, काम असाइन करवाती है अपने आप को, या उससे काम विन करती है, तो वो जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उससे पूछती है हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्टिविटीज आर वर्क फॉर अस। तो वो क्या करते हैं कि जो कंट्रैक्टर्स होते हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं एक मेथड स्टेटमेंट, जिसको मेथड स्टेटमेंट नॉर्मली कहते हैं और वैसे WMS बोलते हैं, वर्क मेथड स्टेटमेंट वो लोग इस्टेब्लिश करते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। जिस टाइम पे क्लाइंट उसके अंदर सेटिस्फाई हो जाता है तो वहां पे उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और एग्रीमेंट हो जाता है। अब वो जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट जो है वो लाइबिलिटी बन गई है किसकी, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों? लीगल तो उसने पूरी करनी है, रेगुलेटरी तो उसने पूरी करनी है, इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है पूरी करनी है, लेकिन वो काम कर रहा है ऑडिट क्लाइंट के लिए। तो वो जो ऑडिट क्लाइंट है उसके साथ जो एग्री किया अब इसके ऊपर लायबल हो गया, ये अब पाबंद हो गया, इसने उसके अकॉर्डिंगली अब परफॉर्म करना ही है, तो इसकी जान बख्शी होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने पहले इससे पहले ऑडिट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। ये तमाम तर चीजें जो है हम ऑडिट स्टेज 1 के अंदर लेके चल रहे हैं, प्लान, प्रोग्राम, एवरीथिंग। अब हमने पहले डिस्कस किया ऑडिट टाइप को, जिसमें 1P, 2P, 3P ऑडिट आ गया, जिसको हमने इंटरनल में भी डिवाइड किया, एक्सटर्नल में भी किया। अब हमारे पास आता है ऑडिट मेथड। ऑडिट मेथड में एक होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्वमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑडिटी, और दूसरा होता है लोकेशन ऑफ द ऑडिटर।
जब हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट की, तो इन्वॉल्वमेंट दो चीजों से हो सकती है ऑडिटर टीम की। एक ह्यूमन इंटरेक्शन बंदों से, दूसरा नो ह्यूमन इंटरेक्शन जैसा डॉक्यूमेंट्स और ये वो सारा कुछ। फिर उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन दो तरीकों से हो सकता है। एक ऑन साइट, कि मैं गया हूं प्रैक्टिकली, मैं उस वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद हूं और मैं वहां पर ऑडिट परफॉर्म कर रहा हूं, और जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन है मैं उनसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, मैं एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। और दूसरा क्या है कि मैं समझता ये हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑन साइट ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, मैं रिमोट ऑडिट डेस्कटॉप कर लेता हूं, तो मैं कम्युनिकेशन करूंगा थ्रू जूम, थ्रू टीम मीटिंग एक्सेट्रा, तो मैं उनसे इंटरेक्शन में आ जाऊंगा। नो ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर फिर ऑन साइट पे क्या होगा, मैं जाके फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन को चेक करूंगा। और रिमोट में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन मुझे बता देगी हमारा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है, यू कैन एक्सेस इट, और मुझे तक उस तक रसाई मिल जाएगी, और मैं उसको रिव्यू करूंगा, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करूंगा, जो एविडेंस होंगे उनकी ट्रेसेबिलिटी करूंगा, देखूंगा, फिर उनको एवेल्युएट करूंगा, फाइंडिंग्स आएंगी, फिर हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो इनको हम ऑडिट मेथड्स का जो है नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया प्लानिंग फॉर स्टेज 2 ऑडिट। अच्छा जी, अब हम पहले एक चीज डिस्कस कर चुके हैं, वो ये थी कि स्टेज 1 ऑडिट जो है बेसिकली उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है वो जो है वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है प्लान फॉर स्टेज 2 ऑडिट। अब हम प्लानिंग करते हैं फॉर स्टेज 2 ऑडिट, और हमने पहले ये डिस्कस किया था इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। स्टेज 1 ऑडिट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करता है सिस्टम के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखता है कि आया हुई है नहीं हुई है, किस हद तक हुई है। देन जो स्टेज 2 ऑडिट होता है जिसके बिहाफ पर सर्टिफिकेशन बॉडी को सजेशन जाती हैं और वो उसको सर्टिफाई करती है या नहीं करती है। तो इसका पर्पस ये होता है कि एवेल्युएशन क्या हुई है, मतलब ये एवेल्युएशन किस चीज की करता है कि हाउ मच द हाउ मच इज द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली उसको ये देखता है कि किस हद तक कितनी इफेक्टिव रही है ये इम्प्लीमेंटेशन। तो ऑडिट प्लान प्रिपेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड, प्लान उसी तरह बनेगा जैसा स्टेज 1 के लिए बनता है। उसके बाद कम्युनिकेट, कम्युनिकेट कहाँ कहाँ होगा आपको मालूम है, ओपनिंग मीटिंग होगी, ओपनिंग मीटिंग में किस किस को हो जाएगा, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन और ऑडिट क्लाइंट को, टीम ऑफ ऑडिटर्स होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, और आपका ऑब्जर्वर वगैरह उसके साथ होगा। देन नंबर एंड नेम्स ऑफ ऑडिटर्स डिसाइडेड फॉर ऑन साइड ऑडिट, ऑन साइड ऑडिट करने के लिए कौन से कितने बंदे कितने ऑडिटर्स रिक्वायर्ड हैं, उनके नेम्स क्या होंगे, टेक्निकल असेसर्स इंक्लूडेड जिनको टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह का नाम दिया गया, लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक इमेज क्या है उसका, कंपिटेंसी ऑफ ऑडिटर्स इंश्योर्ड। ये बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिस्टम भी ठीक हो और चीजें अगेंस्ट आ रही हो, तो कंपिटेंसी ऑफ ऑडिटर जो है, या आप दूसरे मानों में कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर जो है ये एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे इस सारे सेकंड स्टेज ऑडिट के अंदर। इवन स्टेज 1 ऑडिट के अंदर भी क्रिटिकल रोल प्ले करती है सिलेक्शन ऑफ टीम, सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स जो है, जो नॉर्मली टीम लीड करता है, लीड ऑडिटर करता है, और या मेनली अगर सर्टिफिकेशन बॉडी भी इन्वॉल्व है तो मेनली सजेशंस आर कमिंग फ्रॉम हिम। इनिशियल कांटेक्ट विद ऑडिटी बाय लीड ऑडिटर, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेज 1 ऑडिट में भी क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कांटेक्ट जनरेट होता है, आपस में एक कांटेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है। इनिशियल कांटेक्ट विद ऑडिटी बाय लीड ऑडिटर्स, नेसेसरी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ये तमाम तक की जाती हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ स्टेज 2 ऑडिट। कि स्टेज 2 ऑडिट से पहले पहले क्या होगा
कि स्टेज 2 ऑडिट से पहले पहले ये अरेंजमेंट्स हमने करनी है। देन प्लानिंग फॉर विजिटिंग द ऑडिटीज लोकेशन। अब जो ऑडिटी की लोकेशन आपने विजिट करनी है, आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जाके ऑन साइड वहां पर चीज़ों को देख सकें, चीज़ों को होता हुआ देखें और वहां से एविडेंस और ये तमाम तर चीज़ें देखें, तो ऐसी सूरत में आप किन किन चीज़ों को देखेंगे? नंबर 1, इंश्योर परमिशन एंड एक्सेस। आप इंश्योर करें कि आपका प्रॉपर परमिशन है, आपके पास है, आपके पास एक्सेस, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, परमिट सिस्टम है या सिक्योरिटी सिस्टम इश्यूज हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, तो उनको मद्देनजर रखा जाए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज को कंसीडर करते हुए सेम टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर्स ये टीम ऑफ ऑडिटर्स भी जो है वो उसको अडॉप्ट करेगी, जिस तरह से आम वर्कर ने या जितने भी कंसर्न लोग वहां पे हैं उन्होंने की हुई है। देन सिक्योरिटी इश्यूज हैं किसी भी तरह के, जहां पर बहुत सारी जगहों पे आप पिक्चर्स वगैरह इस तरह से नहीं ले सकते हैं खुलेआम। किसी जगह के ऊपर आपका जो एक्सेस है वो किसी प्रॉब्लम का सबब बन सकता है, तो सिक्योरिटी इश्यूज को भी मद्देनजर रखा जाता है। कल्चरल नॉर्म्स देखे जाते हैं जी। नॉर्म्स बोलते हैं रूटीन, किसी चीज का बगैर रूटीन का नॉर्म्स जो होता है ना, ये बगैर किसी वे, बगैर किसी मेथड के किसी जगह पे रिपीटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी या रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन जो है ये नॉर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं कि आप जिस टिपिकल एरिया में रहते हैं तो वहां पर रहते हुए कुछ आदत आपके अंदर या कुछ एक्टिविटीज आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, तो वो नॉर्म्स जो है वो रूटीन है। तो उन रूटीन्स को वो कहता है कि कल्चरल नॉर्म्स का पता होना चाहिए कि यार ये इनकी रूटीन है, या इस एरिया में इस तरह से होता है, या ऐसे मौसम में ये इस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं। मतलब वो जो सिस्टम को हिट ना करता हो, लेकिन अदरवाइज कल्चर की वजह से आप उसको वहां पे लेवरेज देंगे। देन इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो है पूरे का पूरा, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है वो पूरी तरह से डेवलप हो, और डेवलप होने के अलावा उसमें फर्स्ट एड की प्रोविजन भी हो और वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। जब वो इम्प्लीमेंट हो तो इन प्रोसीजर्स का इन टीम ऑफ ऑडिटर्स को भी मालूम होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि इफ इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो इमरजेंसी तो ये तो नहीं देखेगी कि भाई ये टीम ऑफ ऑडिटर है, मैंने तो सिर्फ वर्कर्स को पकड़ना है, या कोई एक्सीडेंट होना है तो उन लोगों को मैं घेरा डालूंगी। नहीं, तो ऐसी सूरत में इनको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से इन्हें पता हो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान का पता हो, इन्हें फर्स्ट एड प्रोविजन का पता हो, ताकि बिल्कुल एक जो मैंने आपको बोला कि रिस्क बेस्ड अप्रोच भी होनी चाहिए, कि रिस्क जो है ना उनसे फ्री करके ये ऑडिट एक्टिविटीज जो है इन्होंने इनको परफॉर्म करनी है या इनको करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जी ऑडिट क्लाइंट एंड ऑडिटी। काफी देर से मैं इनका नाम भी ले रहा था और इन चीजों को देख भी रहा था, लेकिन अब हम इनको देखते हैं ये बेसिकली हैं क्या। ऑडिट क्लाइंट एंड ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरी टू बी द सेम, सेकंड पार्टी नहीं हो सकती है। क्लाइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग द ऑडिट, ऑडिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका ऑडिट हो रहा है वो ऑडिटी है, जो करवा रही है वो क्लाइंट है। फॉर थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, क्लाइंट एंड ऑडिटीज आर नॉर्मली द सेम। अब थर्ड पार्टी ऑडिट में सम टाइम क्या होता है कि ये सेम होते हैं, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन ही रिक्वेस्ट भेज के क्लाइंट करवा लेती है, लेकिन ये क्लाइंट किसके लिए है, ये क्लाइंट इस प्रोसेस के अंदर है। अदरवाइज असली क्लाइंट वही होता है जिसके लिए ये ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। तो अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करता हूँ और हम 10 मिनट्स की 15 मिनट्स की ब्रेक लेंगे, तो शार्प 9 PM के ऊपर मैं इसको दोबारा जो है स्टार्ट करता हूँ। तो तब तक आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे और उसके अच्छा जी, हम ऑडिट क्लाइंट एंड ऑडिटी तक पहुंच गए थे। उसके बाद अब हमारे सामने आता है ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि
सबसे पहले तो ये है कि व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल ये होता है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो जो है ऑडिटर्स को मिले और वो उसको किसी के साथ भी किसी स्टेज पे भी कहीं पे भी डिस्क्लोज ना करें। ठीक है जी। उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर्स कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि अगर एक ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करता है और उस तरह से चीजों को नहीं लेता तो इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए भी, और ऐसी सूरत में उसका ऑडिटिंग जो है कैरियर भी खत्म हो सकता है। लेकिन ज्यादातर इशू जो है उस ऑडिट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जिसकी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाएगी जनरल पब्लिक में, जो कि सबब बन सकता है उसके किसी भी तरह के बिजनेस लॉस का। नेक्स्ट, रोल ऑफ ऑडिटर फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। जो ऑडिटर है वो क्या करेगा कि तमाम तर इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड होने के बावजूद, एविडेंस कलेक्ट करने के बावजूद, ओपनिंग क्लोजिंग मीटिंग हर चीज होने के बावजूद वो उनको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेक होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ तो शेयर करेगा, अदर देन दैट वो बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा। आउटकम इफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ब्रीच, ब्रीच बोलते हैं कानून शिकनी करने को। अगर किसी स्टेज के ऊपर जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका आउटकम जो मतलब ना ब्रीच कानून शिकनी होगी है तो उसका आउटकम क्या आएगा? सर्टिफिकेशन बॉडी के ऊपर बात आएगी, ऑडिटर के ऊपर आएगी, क्लाइंट, ऑडिटी, इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट कर सकता है। तो ऐसी सूरत में चेकआउट किया जाएगा और जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको फिर वो बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडक्ट ऑफ ऑडिटर्स ड्यूरिंग ऑन साइट विजिट। अब जो ऑडिटर्स हैं जो ऑन साइट विजिट कर रहे हैं ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका जो कंडक्ट है कि जिस टाइम पे वो वहां से इस ऑन साइट विजिट को परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए कि वो इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे और उसमें किन किन चीजों को वो कंसिडर करेंगे, मद्देनजर रखेंगे या उन्हें मद्देनजर रखनी चाहिए। जैसे कि ऑडिट टीम कंप्लाइंग विद सेफ्टी एंड अदर रिक्वायरमेंट, के ऑन साइट विजिट जरूर है लेकिन वो सेफ्टी और दूसरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई करेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरेंगे या उसके अकॉर्डिंगली जो है वहां पर मौजूद होंगे। अवॉइड डिस्टरप्टिंग ऑपरेशनल प्रोसेस, कि अब क्योंकि वो ऑन साइट विजिट पे हैं और जितने भी ऑपरेशनल प्रोसेस हो रहे होंगे वो अवॉइड करें कि डिस्टर्ब ना करें। जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑपरेशनल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको होने दिया जाए। डू नॉट टच और मैनिपुलेट एनी इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट के साथ छेड़खानी ना करें, किसी इक्विपमेंट को जांचने की, उसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश ना करें। चेंजेस इन ऑडिट स्केड्यूल ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ सीरियस नेचर, अगर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, सीरियस नेचर का इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ऑडिट स्केड्यूल को चेंज कर दिया जाए और चीजों को डिले कर दिया जाए, चीजों को बेसिकली रीस्केड्यूल कर दिया जाए। सीक परमिशन फॉर मोबाइल फोन यूज इंक्लूडिंग टेकिंग पिक्चर्स एक्सेट्रा, ये जब तक कंसेंट नहीं होता ना, अब अक्सर मैं भी आपको लेक्चर देते हुए, एग्जाम या कोई इंटरव्यू वगैरह करते हुए या ड्यूरिंग द आफ्टर द एग्जाम कोई क्लोजिंग इंटरव्यू करते हुए, तो हमेशा कंसेंट लेना पड़ता है। जो नेक्स्ट पार्टी है उससे कंसेंट लेके, बेशक वो मैंडेटरी है, बेशक बाय लॉ ही इज बाउंड, लेकिन पूछना, उसका कंसेंट लेना आपके लिए लाजिम है। ऑडिटीज कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल मैटर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि ऑडिटी की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो तमाम तर मैटर्स में रिस्पेक्टेड है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते ये तो ऑडिटी है इसने ये कर दिया
और भाई वो मेजर नॉन कंफर्मिटी कर रहा है, आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर नहीं जाएंगे, आप उसको इस तरह से कोई भी जो है हर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं किसी भी सूरत। ठीक हो गया। देन स्टेज टू ऑडिट और रेफरेंस आईएसओ स्टेज टू ऑडिट हम डिस्कस कर चुके हैं। और स्टेज टू ऑडिट जो है ये जो और 17021 है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इट इज ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ सर्टिफिकेशन बॉडी विच इज परफॉर्मिंग एन ऑडिट और थ्रू विच ऑडिट टीम इज कंडक्टिंग द ऑडिट। तो उसकी कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेशन बॉडी भी जो है वो वजनदार होनी चाहिए ताकि उसका ऑडिट जो है वो प्रॉपर हो। अब सबसे पहला काम स्टेज टू ऑडिट में क्या होगा, ओपनिंग मीटिंग्स होंगी। ठीक है, ओपनिंग मीटिंग्स में क्या होगा जी, हु शुड अटेंड। ओपनिंग मीटिंग कौन करेगा, लीड ऑडिटर एंड ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम। ठीक है, लीड ऑडिटर करेगा और ऑल द टीम मेंबर। टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करेगी, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट रैप इन केस ऑफ सेकंड पार्टी ऑडिट, तो उसमें क्या होता है क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर टू बी डॉक्यूमेंटेड फॉर सेकंड एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स। तो ये सेकंड और थर्ड पार्टी ऑडिट्स के लिए मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होंगे, क्योंकि वो एज एन इनपुट जो है वो नेक्स्ट फर्दर यूज हो सकते हैं। एजेंडा ऑफ ओपनिंग मीटिंग्स के, ओपनिंग मीटिंग्स का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, बेसिकली व्हाई यू आर परफॉर्मिंग ओपनिंग मीटिंग्स। नंबर वन, कंफर्म द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज। ये कंफर्म करेगा कि तमाम तर पार्टीज जो हैं वो उस पे एग्रीड हैं। टीम इंट्रोडक्शन, जो मैनेजमेंट है उससे ऑडिटर टीम का इंट्रोडक्शन कराएगा कि ये मेरी टीम ऑफ ऑडिटर्स है और हम इस तरह से चीजों को लेके चलेंगे। इंश्योर दैट ऑल प्लान्ड ऑडिट एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म, और वहीं पे ये मेक श्योर किया जाएगा कि जितनी भी प्लान्ड ऑडिट एक्टिविटीज हैं जो ऑडिट प्लान का पार्ट बना दी गई हैं वो परफॉर्म होंगी। कंफर्मेशन ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड क्राइटेरिया, कि इस बात की कंफर्मेशन वहां पर ली जाएगी, किस बात की कंफर्मेशन ली जाएगी कि आपका जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिट स्कोप क्या है, ऑडिट क्राइटेरिया क्या है, तो उसके ऊपर तमाम तर लोगों का एग्रीमेंट है या नहीं है। ऑडिट मेथड्स क्या है, ऑडिट मेथड्स में हम जिस तरह डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन साइड है या आपका जो है वो रिमोट है, फिर इसी तरह ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ है या नॉन ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ है। कम्युनिकेशन चैनल्स ड्यूरिंग ऑडिट, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कम्युनिकेशन किसी भी टाइम पे रिक्वायर्ड हो सकती है और होती भी है ड्यूरिंग द ऑडिट। इवन ऑडिट टीम जो होती है वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन कर रही होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट, मतलब कोई जरूरत पड़ गई और इस हवाले से। तो ऐसी सूरत में जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो बड़े क्लियर होते हैं वहां पर कि कैसे। ऑडिट लैंग्वेज क्या है उसको भी देखा जाएगा, और आपको पता है कि जब ऑडिट लैंग्वेज का फर्क हो या कुछ तो फिर ट्रांसलेटर वगैरह उसके अंदर ऐड होंगे। उसके अलावा इसका एजेंडा है ओपनिंग मीटिंग्स का, अपडेट ऑफ ऑडिट प्रोग्रेस। ओपनिंग मीटिंग से पता चलता है कि ऑडिट प्रोग्रेस क्या होगी, किस तरह से होगी और क्या हो चुकी है। स्टेज वन ऑडिट से हम क्या गेन करके आए हैं, क्या लेके आए हैं जो आगे भी चल सकता है। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कैसे होगी, क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी ताकि उनको पता हो कि तमाम लोग एग्रीड है और यही लोग सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज जो हैं जितने भी हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। क्यों, क्योंकि रिस्क बेस्ड अप्रोच आपने अपनानी है, ये प्रिंसिपल है आपके ऑडिट का। मेथड ऑफ रिपोर्टिंग एंड ऑडिट फाइंडिंग्स, जो आपके पास ऑडिट फाइंडिंग्स आएंगी ऑडिट एविडेंसेस की एवेल्युएशन के बाद, तो उनका मेथड ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा, फिर उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, उनको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे आगे ले जाया जाएगा। एनी फोर्सेबल रिस्क, और ये देखा जाएगा कि ऑडिट प्रोसेस के दौरान या ऑडिट प्रोसेस की वजह से कहीं उस वर्क प्लेस के ऊपर
किसी भी स्टेज पे कोई रिस्क तो नहीं जनरेट होंगे, तो वो रिस्क बेस्ड अप्रोच को इन्वॉल्व करेंगे, और अगर ऐसा है तो उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, देन ही उस जगह का एक्सेस लिया जाएगा या ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोजिंग मीटिंग के कब होगी, कैसे होगी, हैंडलिंग एनसीआर। एनसीआर होती हैं जी नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स, कंप्लेंट्स एंड अपील्स। उसके बाद आता है जी ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्शन, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, इन एविडेंस की एवेल्युएशन पे एविडेंस फाइंडिंग्स हमारे सामने आएंगी, और उन एविडेंस फाइंडिंग्स के बिहाफ पे हम एविडेंस की कंक्लूजन जो है वो करेंगे। अब ये क्या है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज का होगा, रिकॉर्ड्स why there is on-site documented information review once it has been carried out previously। तो इसलिए मेक श्योर किया जाता है यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर जो रिकॉर्ड्स चेक होंगे, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चेक होगी, उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाएगी। इस वजह से उस पहले डॉक्यूमेंट रिव्यू के बाद स्टेज 1 के बाद भी अभी रिव्यू इसलिए से इन चीजों को देखा जा रहा है, इन चीजों का रिव्यू किया जा रहा है, ताकि अब हम डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन है से अब आगे आ गए हैं, अब उन इंप्लीमेंटेशंस का, उन डॉक्यूमेंट्स की इफेक्टिवनेस क्या है उसको चेक करेंगे। देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि नॉर्मली वॉक अराउंड इंस्पेक्शन हो जाए, वॉक अराउंड करेंगे, उन जगहों पे मौजूद देखेंगे चीजों को फिजिकली ऑन साइड जाके, और कलेक्शन करेंगे एविडेंसेस की। देन इंटरव्यूज, और इंटरव्यूज परफॉर्म किए जाएंगे, ताकि इंटरव्यू कंडक्ट सॉरी किए जाएंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ कंसर्न बंदे जो होंगे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और उस इंफॉर्मेशन को आगे लेके चला जाएगा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एविडेंस? अब ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या होगा, हम किसको कंसिडर कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस? एनी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो क्या मैंने ये देखा है, अब वो फिर उसकी तस्वीर ले ले, उसको तहरीर कर ले, जो भी है रिटन फॉर्म में ले आए। इंटरव्यूवी स्टेटमेंट, कि जिन लोगों का उसने वर्क प्लेस के ऊपर इंटरव्यू किया है, तो वर्क साइट के ऊपर, तो उनका इंटरव्यू की स्टेटमेंट ले ले, दैट में लीड्स ऑडिटर टू कंफर्म कंफर्मिटी और अदरवाइज। ठीक है, एविडेंस कैन बी बोथ फॉर कंप्लायंस एंड नॉन कंप्लायंस, ये याद रखिएगा, सिर्फ कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस का एविडेंस नहीं होता, कोई चीज हो रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रही है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड हो रही है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो रही है, इन तमाम तर चीजों के अंदर जो है वो एविडेंस जो है वो हर सूरत वहां पर कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एविडेंस वेरिफिकेशन। अच्छा, एविडेंस जो है, जो मैंने आपको बताया था, एविडेंस एवेल्युएशन भी होती है, एविडेंस वेरिफिकेशन, एविडेंस एवेल्युएशन या एविडेंस वेरिफिकेशन जो है ये करनी लाजिम इसलिए है क्योंकि अगर एविडेंस वेरिफिकेशन और एवेल्युएशन में एविडेंस की ट्रेसेबिलिटी नहीं मिलती है और ये फैक्टर्स नहीं मिलते जो स्लाइड के अंदर मौजूद हैं, तो फिर उस एविडेंस को आगे नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, उसकी एवेल्युएशन में ये तमाम तर चीजें आनी चाहिए, उसी सूरत में वो जो एविडेंस है हम कंसीडर कर सकते हैं वहां पे। अब एविडेंस वेरिफिकेशन में एक तो ये रेलेवेंट होना चाहिए, सफिशिएंट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड हो। ठीक है, फैक्ट बेस्ड कैसे होगा कि उसके अंदर हकायक के ऊपर मबनी हो, सिग्निफिकेंट हो, वाजे तौर पर बताता हो, वो एविडेंस खुद बोले, उसकी एक्सप्लेनेशन में ना जाना पड़े, या उस एविडेंस के लिए कोई एविडेंस इकट्ठा ना करना पड़े, तो उसकी सिग्निफिकेंट का ख्याल रखा जाए, वेरीफाइएबल होना चाहिए। ठीक है, और ऑडिट ट्रेल, उसकी ऑडिट ट्रेल मिलनी चाहिए कि हमने ऑडिट परफॉर्म किया, क्या क्या चीजें कर ली हैं, कैसे की हैं, और वो किस तरह से हुई है, उस ट्रेल में वो नजर आए कि किस किस जगह पे हमने उसको देखा या उसको कंसीडर किया है। नेक्स्ट, एविडेंस कलेक्शन अप्रोच दो तरह की होती है, या तो टॉप से आप बॉटम की तरफ आएंगे या बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, दरमियान से आप चीजें नहीं पकड़ेंगे, अदरवाइज वो ट्रेसेबल नहीं होंगी। जब वो ट्रेसेबल नहीं होंगी तो वो आपके किसी काम की नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है ऑन साइट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू,
कि वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं या वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट के हवाले से जिसका ऑन साइड रिव्यू किया जाता है और उसमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उनका रिव्यू किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सटर्नल हैं लेकिन यहाँ पर यूज हो रही हैं, उनका रेफरेंस है, उनकी यूजेज है। तब रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लायंस क्या है। देन एनी अदर रिलेटेड ईएमएस डॉक्यूमेंट, कोई भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है तब रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्लायंस की कब कब चीजें स्टैंडर्ड के मुताबिक रही हैं और वो कैसे इंश्योर हुआ हमें ये चीज के वाकयतन चीजें बेहतर तरीके से चल रही हैं। इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया कि पहली स्टेज पे डॉक्यूमेंट रिव्यू भी हो गए, डॉक्यूमेंट मौजूद है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी है। इस स्टेज के ऊपर इस चीज का रिव्यू लिया जाता है या इस चीज को देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स के पर्सपेक्टिव में कि उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। आया ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इनफ है, ये सुइटेबल है, ये सफिशिएंट है। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबिलिटी एट पॉइंट ऑफ यूज, कि जब जब जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। कंसिस्टेंसी विद नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है वो नेचर और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से के साथ जुड़ती है। ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट स्टेटस, ऑब्सोलेट डॉक्यूमेंट स्टेटस में क्या होता है कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट आप वहां पर यूज कर रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट आपका वहां पर मौजूद है तो उसके अंदर कि आप उस जगहों पे मौजूद हैं, आपके वर्क प्लेस के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो स्टेटस है ना कि क्या है कि कितना पुराना हो गया है, कितना आपका फरसूदा है वो डॉक्यूमेंट। तो इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि वो उसका स्टेटस क्या है, कि अभी बहुत ज्यादा घिसा पिटा तो नहीं है। फिर उसके बाद ट्रेसिबिलिटी, आया जो डॉक्यूमेंट हमें दिया गया, हमारे साथ शेयर किया गया है, ये इतना तगड़ा है कि ये ट्रेसिबिलिटी दे दे और इसके बिहाफ पे हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो ये था आज का हमारा ईएमएस का लेक्चर जो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे और मैं ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा। रिकॉर्डिंग वालों के लिए अल्लाह हाफिज है।